बात शुरू करते हैं हम लोग अपने एक नए चैप्टर की जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो जब मैं सरफेस केमिस्ट्री की बात करूंगा तो सबसे पहले तो मैं इतना आपको बता दूं कि इस चैप्टर के बारे में यहाँ न्यूमेरिकल नहीं है, यहाँ कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सा रिएक्शन नहीं है। इनऑर्गेनिक ऐसा रिएक्शन अगर देखा जाए तो शायद दो या तीन, हार्डली तीन बहुत हो गया, मतलब ज्यादा रिएक्शंस भी नहीं है इस चैप्टर में। आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये एक थ्योरेटिकल सेगमेंट है जहां आपको इसे समझना है और याद रखना है। आप समझकर इस चैप्टर का 50% क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। अगर ढंग से आपने समझ लिया तो 50% क्वेश्चन आप आसानी से हैंडल कर लोगे, और बाकी 50% के लिए थोड़ी याददाश्त भी अच्छी होनी चाहिए। सो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, कैसे है, एक एक बात आराम से समझाऊंगा, और जितना बताऊंगा हर एक बात का प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बात करें कि सरफेस केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं। ठीक है, पार्टी शुरू हो चुकी है, चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहली बात देखिए, सामने आपके स्क्रीन पर लिखा रहा है, क्या दिख रहा है? सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ फेनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस। जरा बात को समझिएगा। आप इस चैप्टर में क्या पढ़िएगा? कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो गैसियस कंपोनेंट हो, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड हो, अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो किसी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाए, या किसी दो सरफेस के बीच में जंक्शन का काम करे, कुछ भी ऐसा अगर वो करता है, तो आप समझ लीजिए कि सरफेस से रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, मतलब आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को सभी बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं, और इस चैप्टर की सबसे बुरी बात क्या है कि इतना ईमानदार है ये कि आईआईटी हो, मेडिकल हो या आपका बोर्ड्स हो, क्वेश्चन इस पर निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। आप इसे हल्के में लेकर नहीं चल सकते हैं। यहां से लेकर आखिर तक ये चैप्टर पूरी तरह से थ्योरी में है, और आपको सारे पॉइंट्स को लिखना है। और यकीन मानिए, अगर आपने मेरे लेक्चर को ढंग से सुन लिया ना, तो आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेप्ट रिवीजन वगैरह करना पड़े तो अलग बात है। तो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विथ फेनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरसरफेस। तो किसी ने बोल दिया व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस केमिस्ट्री, या व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, तो आप इसको बता दीजिएगा एक सरफेस फेनोमेना के आधार पर जो डील करे किसी सरफेस पर या किसी इंटरफेस पर। यहां तक बात सही है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आगे बात को बढ़ाता हूं तो यहां पर ये जो इंटरफेस या सरफेस की मैंने बात की, तो अब इस मुद्दे को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। क्या लिखा हुआ है कि द, जो यहां पर इंपॉर्टेंट, चलिए थोड़ा सा इसका मैं पेन का कलर आपके लिए बदल देता हूं, और ताकि आपको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर पाऊं। तो द इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेस बाय अ हाइफन और अ स्लैश। वैसे भी आप जब कभी कोई रिएक्शन लिखते हो या कोई दो चीजों को आप बताना चाहते हो, सर क्या करते हो आप? ऐसे लिख देते हो ए ऑब्लिक बी, ए स्लैश बी, रेड फॉस्फोरस ऑब्लिक एच आई, करते हो ना ऐसा? तो उसी तरह से ये कह रहा है कि जब आप किसी इंटरफेस या किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप किसी बल्क फेस को अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं तो वहां पर एक हाइफन या स्लैश जरूर लगाएं, जिससे कि बात क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर द इंटरफेस बिटवीन, देखिए मैं बहुत धीरे बहुत आराम से इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसके पीछे का रीजन ये है कि इस चैप्टर को नॉर्मली बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, और उससे बड़ी बात, बहुत सारे टीचर तो पढ़ाते ही नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री ये तो हो जाएगा यार, पढ़ लेना। पहला बोलता है दूसरे को, दूसरा बोलता है तीसरा, हाँ हाँ सुना नहीं सर ने क्या बोला था, ये तो हो जाएगा। तीसरा बोलता है चौथे, ओहो तुमने सुना नहीं सर ने क्या कहा था, ये तो हो जाएगा इसे ही। अब इसी चक्कर में तुमने सुना नहीं में सब सुनते ही रह जाते हैं। तो इस चैप्टर को लोग हल्के में लेके जाते हैं, ऐसा आप मत कीजिएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो जब मैं एफर्ट ले रहा हूं तो आपको एफर्ट लेने में क्या दिक्कत है? तो आराम से, एकदम आराम से बेटा, हल्के में। द इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेस बाय हाइफन और अ स्लैश। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरफेस बिटवीन अ सॉलिड and a gas may be represented by solid gas
या तो आप इसे सॉलिड गैस लिखिएगा या इस तरह से हाइफन देकर सॉलिड गैस लिखिएगा। यहां देखिए इस जगह सॉलिड और डैश करके गैस दे दिया गया है और नीचे में सॉलिड हाइफन गैस। तो जब भी इस तरह का हो तो आप समझिएगा बल्क फेज कौन सा है और उस पर सरफेस पर डिपोजिट होने कौन आ रहा है। इस तरीके से आपको फंसाएगा या रिप्रेजेंट करना सिखाएगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है और उस सरफेस केमिस्ट्री में इंटरफेस या सरफेस को अगर बल्क फेज से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात बढ़ती है, कहता है ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी। मिसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, पूरा घुल गया। तो ड्यू टू सारे पॉइंट्स लिखते जाइएगा, ये मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि हाँ यार सारे पॉइंट्स को लिख लेना, सारे पॉइंट्स को लिखते जाइएगा। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस। जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर में इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, सभी आपस में घुले हुए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कोई बच्चा पापा ये देखिए मैं आपके लिए CO2 लाया, ये देखिए, पागल हो गया? या कोई जाके बोला मम्मी मम्मी देखो मैं तुम्हारे लिए नाइट्रोजन लाई हूं, ऐसे तो आम तोड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, गैसेस सारे एक दूसरे से मिले होते हैं। सो यू कांट सेपरेट देम। तो इसलिए कहा गया ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी, पूरी तरह से घुलने की वजह से, देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात जब जाती है, द सब्जेक्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री finds many application in industry, analytical work and daily life situation। आपसे ये कोई पूछ सकता है ये सवाल भी कि सरफेस केमिस्ट्री का हमारे आम जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, तो कहिएगा इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है, एनालिटिकल वर्क में इसका इस्तेमाल है, और तो और हमारी डेली लाइफ सिचुएशन में भी हम लोग इसको यूज होते हुए देखते हैं। कैसे यूज होते हुए देखते हैं वो चैप्टर जब आगे जाएगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा। बहुत कुछ इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलता है और ट्रिक्स भी है, ऐसा नहीं ट्रिक नहीं, ट्रिक्स भी है। तो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई ये एडजॉर्प्शन क्या है। हेडिंग दीजिए अपनी कॉपी में एडजॉर्प्शन, स्टार देकर प्रॉपर हेडिंग दीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्प्शन, या एडजॉर्प्शन क्या होता है, इज्जत से हेडिंग दीजिए। क्या कहता है भाई, ध्यान से, द accumulation of molecular species at the surface rather than in the bulk of a solid or liquid is termed adsorption। दोबारा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द एक्यूमुलेशन ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मोलिकुलर स्पीसीज हो सकता है, एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क, सरफेस पर या बल्क के कंपैरिजन में, ऑफ अ सॉलिड और अ लिक्विड इज टर्म्ड एडजॉर्प्शन। किसी सरफेस पर डिपॉजिट हो जाए, साधारण भाषा में आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई कंपोनेंट, कोई सब्सटेंस आया, वो आकर किसी सरफेस के ऊपर जम गया, तो इसे कहेंगे एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, इसे कहेंगे एडजॉर्प्शन। और अगर ये सरफेस पर डिपॉजिट होकर दूसरी तरफ चला गया तो इसे कहिएगा एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION। तो एडजॉर्प्शन जब किसी सरफेस पर आप डिपॉजिट करते हैं, एब्जॉर्प्शन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो चला जाए। तो एडजॉर्प्शन का डेफिनेशन इसी तरह से लिखना है साधारण भाषा में, व्हेन एनी मॉलिक्यूलर स्पीसीज गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉल्ट और एनी कंपोनेंट, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज at the surface rather than in the bulk, surface rather than in the bulk, कोई भी हो उसके बल्क में गोता नहीं लगाएगा, वो सरफेस पर रहेगा, उसे एडजॉर्प्शन कहेंगे। सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है मैंने बता दिया। सरफेस केमिस्ट्री में बल्क फेज या कुछ किसी भी सरफेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बता दिया, और एडजॉर्प्शन क्या होता है ये भी आपने जान लिया। रोजमर्रा की जिंदगी में कहां इस्तेमाल में आता है ये भी हम लोगों ने जाना। इंट्रोडक्शन है, धीरे धीरे माहौल गर्म होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा। द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कॉन्सेंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एडजॉर्बेट। अब जो मैं बात बोल रहा हूं ये एडजॉर्बेट का, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जानबूझ के ये बात मैं बोल रहा हूं, 90% बच्चों को एग्जाम के दिन तक समझ नहीं आता है कि एडजॉर्बेट क्या है और एडजॉर्बेंट क्या है।
उनको ये पल्ले ही नहीं पड़ती उनको कि एड्सॉर्बेट क्या है भला और एड्सॉर्बेंट क्या है भला। अगर ये बात उनके पल्ले पड़ जाए तो मामला बहुत हद तक आसान हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं। क्या मैंने बोला, फिर से पढ़िएगा। द मॉलिक्यूलर स्पीसीज, लिखते जाइएगा, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कॉन्सेंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एडजॉर्बेट। एंड जो सरफेस पर एक्यूमुलेट हुआ, एंड द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच, द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच adsorption takes place is called adsorbent। दोबारा पढ़िएगा, द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कॉन्सेंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस। समझिएगा बात को। मान लीजिए कि चारकोल, धुला कार्बन का, चारकोल कोयला जलाया, उसमें राख ऊपर गया, अब वो किसी सरफेस पर आकर जमा, तो जो राख आया वो राख कहलाएगा एडजॉर्बेट, और वो सरफेस जिस पर की वो आकर डिपॉजिट हुआ वो सरफेस कहलाएगा एडजॉर्बेंट। शब्दों को पकड़िएगा, 90% स्टूडेंट फंसते हैं, आप मत फंसिएगा, मैं जानबूझ के इतना स्ट्रेस दे रहा हूं इस शब्द पे। द मॉलिक्यूलर स्पीसीज और सब्सटेंस विच कॉन्सेंट्रेट्स और एक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड adsorbate, and the material on the surface of which the adsorption takes place is called adsorbent। तो adsorption क्या होता है, adsorbate क्या होता है और adsorbent क्या होता है, इन शब्दों को पकड़ के रखिएगा। मैंने कहा ना, थ्योरी है, याद रखना पड़ेगा, और एक बार समझ लिया तो टेंशन नहीं है। डन, आगे बढ़ो, नोट सारा लिखते जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग अगले टॉपिक पर जब आते हैं तो कहता है एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली अ सरफेस फेनोमेना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और अंडरस्टूड है, मतलब अब समझिए बात को। मान लीजिए कोई सब्सटेंस अगर एडजॉर्प्शन शो करेगा, अब एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, हमने अभी क्या समझा कि भाई कोई भी सब्सटेंस आया और किसी सरफेस पर डिपोजिट हो गया, तो आपने क्या समझा कि सर सरफेस पर डिपॉजिट हुआ तब हम उसको एडजॉर्प्शन बोलेंगे। मतलब आपके दिमाग में है कि सरफेस से ही इसका सारा हिसाब किताब चलेगा, यानी कि ये एक सरफेस फेनोमेना है, मतलब इसका सारा खेल सरफेस के अराउंड चलता है, उसके बियॉन्ड नहीं चलेगा। डन, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते जाइएगा। सॉलिड पर्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड, एकदम महीन, बुरादा, धूल टाइप से, एकदम पाउडर्ड फॉर्म, फाइनली डिवाइडेड स्टेट, हैव लार्ज सरफेस एरिया। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। किसी ने कहा 100 ग्राम का एक टैबलेट बना देता हूं, और किसी ने कहा 100 ग्राम का पाउडर रख देता हूं, तो बताइए किसका सरफेस एरिया ज्यादा है? दिमाग में बिना किसी कंफ्यूजन के बोलिएगा पाउडर का, क्योंकि आप पाउडर को ज्यादा फैला सकते हैं। टैबलेट इत्तू सा अगर 100 ग्राम का हुआ तो एक ही जगह पर रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो जितना पाउडरी सब्सटेंस उतना ज्यादा सरफेस एरिया। इसलिए मेडिसिन में भी आप देखते होंगे, जो हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं तो उसमें आप क्या देखिएगा, आजकल देखिएगा ध्यान से, अगर आप दवाई खाते वक्त नोटिस कीजिएगा तो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, देखा होगा आपने, सरसों के दाने की तरह होता है। क्यों? सेम अमाउंट का अगर टैबलेट एक बार में खाया जाए तो वो कम बॉडी में असर करेगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगा, लेकिन उसी को अगर छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल्स सरसों के दाने की तरह अगर कैप्सूल में फिट करके उसको दे दिया जाए तो वो सरफेस एरिया ज्यादा कवर करेगा, और अलग अलग जगह जाके ब्लास्ट होगा, और जाकर ब्लास्ट होगा मतलब ये धमाका होगा। अरे भाई दवाई है, अंदर जाके वो असर करेगा। तो जितना पाउडर उतना ज्यादा सरफेस एरिया। तो क्या कहता है, सॉलिड्स पर्टिकुलरली इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म हैव अ लार्ज सरफेस एरिया एंड देयरफॉर चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले, colloids, metals in finely divided state, etc. acts as good adsorbents। कोई भी सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्बेंट होगा, इसमें कोई दो राय। अगर आपका टेबल, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है जिस पर आप बैठ के पढ़ते हैं, तो टेबल का जो सरफेस है ये सॉलिड एड्सॉर्बेंट होगा, पर इसी सॉलिड सरफेस को अगर
चूरा चूरा करके फैला दिया जाए तो भी वो एड्सॉर्बेंट होगा, लेकिन अब ज्यादा एड्सॉर्ब करेगा। पॉइंट समझिएगा मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लिया जाए कि एक छोटा सा एग्जांपल, कि मुझे पता है कि अगर मैं यहां पर चारों तरफ कार्बन फैला दूं, छोटा सा एग्जांपल, और उसे किसी सरफेस पर डिपॉजिट होना है, तो अगर मेरे पास छोटा सा एक मान लीजिए कार्बन को अपने सरफेस पर कोई भी सॉलिड पार्टिकल मैंने अपने पास रखा है, एक छोटा बड़ा सा ब्रिक है जो इतना छोटा सा जगह लेगा, आधा केजी का है, रख दिया, तो अगर मान लीजिए पूरा राख गिरेगा तो जितना सा उस सॉलिड सरफेस पे गिरा उतने पर ही एड्सॉर्ब हुआ, बाकी तो इधर उधर भी गिर सकता है। लेकिन अगर मैं वही करूं कि मैं उस सब्सटेंस को पूरा पाउडर बनाकर लंबा चौड़ा फैला दूं, अब वो राख बहुत जगह पर गिरेगा और हर जगह पर सॉलिड सरफेस ही होगा। तो यहां पर याद रखिएगा, सिलिका जेल, चारकोल, एल्यूमिना, ये सभी एक बहुत ही बढ़िया एड्सॉर्बेंट होते हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि एड्सॉर्बेंट का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो बढ़िया से बता दीजिएगा कि सर ऐसे तो कोई भी सॉलिड सरफेस हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहां पर थोड़ा सा उस सॉलिड सब्सटेंस को बहुत ही फाइन पाउडर फॉर्म में चूर चूर करके उसको कर दूं, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और इस वजह से उसका एड्सॉर्बेंट कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाएगा, यानी उसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, आया है कि एड्सॉर्प्शन इन एक्शन। अब जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है इसके आधार पर इसके एक्शन को थोड़ा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, इफ अ गैस, बहुत ही ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक एक बात को मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूं और याद रखिएगा जितना बता दे रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट किसी भी लेवल के लिए। ठीक है, बाकी फिर क्वेश्चंस करेंगे तो और जानकारी मिलेगी, पर फिलहाल ध्यान से सुनिएगा। इफ अ गैस लाइक O2, H2, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2 है, ये जो लिखा है मैंने, दिस इज योर Cl2, अमोनिया और SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal। अब देखिए ये पाउडर्ड चारकोल, पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आया होगा? हाँ सर अभी तो आपने पढ़ा है ये सॉलिड सरफेस है सर, ये एड्सॉर्बेंट का काम करेगा, बेंट का काम करेगा, और जिन सारे गैसेस का मैंने नाम लिया वो सब एड्सॉर्बेट बनेगा, BATE, बेट बनेगा। It is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases। क्या बोला गया? कि जब अंदर में पाउडर्ड चारकोल रख दिया गया किसी क्लोज्ड वेसल में और उसके अंदर में मान लीजिए O2, H2, CO, Cl2, SO2, अमोनिया ये सब मौजूद है, तो सडनली क्या देखा गया कि उन गैस का प्रेशर घट रहा है। क्या समझा आपने? प्रेशर घट रहा है भाई, गैस रहेगा तब ना प्रेशर रहेगा, गैस ही खत्म हो रहा है, मतलब क्या, कहीं जाके डिपॉजिट हो रहा होगा। आगे पढ़िए, कहता है इट इज ऑब्जर्व दैट द प्रेशर ऑफ द गैस इन द एनक्लोज्ड वेसल डिक्रीजेस, द गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेट एट द सरफेस, द गैस मॉलिक्यूल्स कॉन्सेंट्रेट एट द सरफेस ऑफ द चारकोल, दैट इज गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड एट द सरफेस। जो गैस है वो सरफेस पर आसानी से एड्सॉर्ब हो गया। यहां तक मामला समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? फिर से मैं बोलता हूं, इफ अ गैस लाइक O2, H2, CO, Cl2, अमोनिया और SO2 is taken in a closed vessel containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of the gas in the enclosed vessel decreases। जाहिर सी बात है अगर एड्सॉर्प्शन का वहां पर कैरेक्टर है तो वो सरफेस पर डिपॉजिट होगा, और अगर डिपॉजिट होगा तो सिंपली यहां पर एड्सॉर्प्शन है। आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, एक बहुत पहले एक ऐड आता था, पॉन्ड्स का एक ऐड आता था, फेस वॉश का। अच्छा हाँ, जॉन अब्राहम भी एक ऐड करता था, वो गार्नियर मेंस फेस वॉश, गार्नियर था या पता नहीं कौन सा था, कमेंट करना मुझे बताना कौन सा था। कोई तो था फेस वॉश यार, मैं भूल रहा हूं। तुम लोग को याद होगा ना, तुम लोग यूज करते हो ना। अरे
अरे मतलब जैसे लड़कियां अक्सर कहती है ना, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, आजकल लड़के कहते हैं व्हाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द ब्यूटी सेगमेंट्स, लड़कों के पास भी होना चाहिए। अरे भाई मतलब अब तो थैंक्स टू शाहरुख खान, जिसने फेयर एंड हैंडसम क्रीम को लॉन्च करने में मदद किया, नहीं तो 1990 के दशक में, मतलब हम लोगों से भी पहले वाले और प्लस हम लोगों के जोड़ीदार सब वाले ग्रुप वाले जो हुआ करते थे, उस समय किसी भी युवा वर्ग के लड़कों के पॉकेट में अपने हाथ डाला नहीं कि उनके पॉकेट से फेयर एंड लवली बरामद होता है। लड़के लोग लड़कियों की क्रीम क्या करते, ऐसा ही होता था। तो खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं इधर रहता हूं। तो यहां पर जो मुद्दा है वो ये है कि आपने वो एड अगर देखा होगा तो उसमें लिखा रहता था विथ चारकोल एक्टिविटी, ऐसा कुछ एड में लिखता है। तो पॉन्ड्स वाला भी वो ऐड आता था, उसमें एक चारकोल होता था, वो क्या करता था किसी गंदे पानी में उसको डाला था, वो क्या करता था सारे गंदगी को मतलब ऐसे सोख लेता था और एडजॉर्ब होता, मतलब सारी गंदगी उसके ऊपर डिपोजिट होती थी। कोयला खदान में जो लोग मजदूर लोग काम करते हैं, धनबाद सब साइड में जहां पर कोयला खदान है, तो वहां पर जो मजदूर लोग काम करते हैं उन लोगों को एक स्पेशल मास्क दिया जाता है, उस मास्क के अंदर में चारकोल फिट होता है, क्योंकि वो बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंस को अपने अंदर एड्सॉर्ब कर लेता है। एप्लीकेशन में जाकर पढ़ेंगे हम लोग। तो सरफेस केमिस्ट्री एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के बहुत सारे हिस्सों को दिखाएगा जो हमें शायद आइडिया नहीं है। तो वो जो है वो चारकोल उसके मास्क में रहता है और वो जब वो जाता है वहां अंदर में, तो तरह तरह के जो पॉइजनस सब्सटेंस उसके अंदर जा सकते थे, उसके फेफड़े को बर्बाद कर सकते थे, इवन की सॉलिड सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में वो स्मेल कर लेता तो अंदर चला जाता, लंग्स का हालत क्या खराब हो जाता। तो सोचिए उसको वो एब्जॉर्ब करता है। आप बिलीव कीजिए जाता है, ऐसा मत सोचिए क्या ऐसे कैसे जाएगा, अबे वो ईंटा नहीं सूंघ रहा है कि ऐसे कैसे चला जाएगा, आश्चर्यचकित हो गए तो हैं ऐसे कैसे सर सॉलिड कैसे जा सकता है। अबे रुक, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता मत करना, पर फिर भी मैं बता देता हूं। रात को 5 घंटे 6 घंटे मोमबत्ती जलाकर अगर कभी कभी पढ़ लिया ना बेटा, तो सुबह ना तुम्हें अपने ऊपर शक हो जाएगा कि तुम्हें टीबी हो गया। सही बता रहा हूं। जितने लोग आईटी कॉलेजेस के हैं, मेडिकल कॉलेजेस के हैं, या और भी बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरी या और भी कोई टेक्निकल डिग्री करने वाले, एग्जाम में तो सबको पता है गजब पढ़ाई होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपके घर में कोई हो जो लोग वो डिग्री कर रहे हैं या करके बाहर आ चुके, उनसे पूछिएगा, वो मेरी बात से सहमत होंगे, उनसे पूछिएगा यार पता नहीं क्या कि एग्जाम की रात में कॉलेज का जो डिजिटल जनरेटर सो कॉल्ड होता है वो खराब होना ही होना है, लाइट जानी ही जानी, हम लोग अंधेरे में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। श्राप था मेरे दोस्त, ऐसा ही होता था। और हम लोग इसलिए पहले से तैयारी करके इतना बड़ा बड़ा मोमबत्ती, मोमबत्ती नहीं कहेंगे उसको, मोमबत्ता, इतना बड़ा बड़ा मोमबत्ता हम लोग खरीद के लाते थे और उस मोमबत्ते को गाड़ कर पढ़ाई करते थे। रात भर पढ़ाई कर ली भाई, चलो हो गया। सुबह जब उठ रहे हैं तो सभी एक दूसरे को देख के हंस रहे हैं, अरे क्या हो गया, नाक में कालिक, मुंह में कालिक, और इवन की जो ब्रश करके स्पीट आउट कर रहे हैं तो उसमें कालिक। खुद पे शक हो जाए यार कहीं टीबी वगैरह तो नहीं हो गया रात भर में। तब पता चला, रिसर्चों से अनुसंधान केंद्र तो लगा रहा था ना, पता चला ओहो ये मोमबत्ती है जिसने ऐसा किया है। तो सॉलिड कंपोनेंट आपके सांस के द्वारा आपके फेफड़े तक जा सकता है, इसलिए सिगरेट को भी खराब कहा जाता है, क्योंकि सिगरेट का जो धुआं है वो थिक होता है और वो जब फेफड़े में जाता है तो वो फेफड़े में जो फेफड़ा जो है ना आपका ऐसे काम करता है, देखिएगा ये फेफड़ा है आपका, ये ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है। लेकिन जो सिगरेट सुट्टाबाज जो होते हैं, पर आपको सो कॉल्ड स्टाइलिश, मैं तो अजय देवगन बनूंगा और पता नहीं क्या क्या बनूंगा, अबे चमगादड़ है, अजय देवगन बनेगा, वो खुद सुक्का लगता है यार, उसके साथ क्या बनोगे। लेकिन फिर भी नहीं, मैं तो बनूंगा। अरे हीरो लोग सिगार पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसा स्टाइल मारना है। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका क्या होता है सुन लो, अगर तुम्हारे आसपास कोई हो, मुझे पता है आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अरे मेरा स्टूडेंट सब ऐसा नहीं करता, ना ना ना, मेरे बच्चे अच्छे होते हैं। और फिर भी अगर कोई ऐसा करते हैं तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, देखिए आपका लंग्स ऐसे है, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, और जैसे ही आप सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, सो कॉल्ड आप नहीं कीजिएगा, कोई और करते हैं, तो वो जो थिक गैस मॉलिक्यूल जाता है तो सरफेस, लंग्स के सरफेस पर एडजॉर्ब होने लगता है। नतीजा धीरे धीरे अब आपका लंग जो है नीचे जाएगा ही नहीं, और अगर एक बार चला गया तो फिर खुलेगा ही नहीं। नतीजा मुझे नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूं करके, ऐसे सोच सोच आपको क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सिगरेट वगैरह या किसी तरह या इवन जो पीते हैं उनके सामने भी अगर खड़े रहेगा तो आपने पैसिव स्मोकिंग की, और पैसिव स्मोकिंग की तो भी लंग्स में गया, तो आपका जो लंग्स का ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये वाली सांस एकदम अच्छे से दौड़ रहे हैं, ताकत है, वो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जो दौड़ने की स्पीड थी वो तो पूरी आप दिखाएगा, पर लंग्स, बुढ़ा हो गया बे, सांस ही नहीं ले पा रहे हैं यार, पता नहीं क्या हो गया है हमको। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। आपको बहुत सारे अंदरूनी ज्ञान भी देगा। तो सिगरेट पीने वालों से दूर रहिए और खुद भी सिगरेट से दूर रहिए। इज इट क्लियर? याद रखिएगा। मुझे लगता है कि मेरे नजरिए में, वैसे मैं आपको जब केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी बातें सिखाऊंगा, मगर मेरे नजरिए में इफ यू से बी अ रियल मैन, इफ यू से बी अ रियल मर्द, मर्द और मैन ये टॉपिक जो है थोड़ा इसको जेंडर बेस्ड बना दिया गया है, बट इसका जो मोटो है वो मोटो अगर पकड़िएगा तो वुमेन कुड बी अ मर्द लाइक परफॉर्मेंस। एक मोटो बनाए बहादुर, तो बहादुर इज अ सिनोनिम काइंड ऑफ मर्द, मैन परफॉर्मेंस, मैस्कुलर। सिमिलरली अगर कोई लड़की ऐसी चीजों को नहीं करती है, अगर कोई लड़का ऐसा नहीं करता है, नशे से दूर रहता है, रहती है, तो यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, a murd performance, a muscular performance. It doesn't mean that it's a feminine character or whatever. No, it's a performance that you have done and that is the result that came out. तो उसके लिए एक सिनोनिम यूज किया गया, ठीक है, कि हाँ यार मर्द वाली बात, तो वो मर्द वाली बात। तो नशा नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए और इससे क्या होता है ये मैं आपको केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में पढ़ाऊंगा। और जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना तो आपको रियलाइज होगा कि वो सबसे लास्ट चैप्टर जरूर था, सबसे तगड़ा था। उस चैप्टर को कभी मिस मत कीजिएगा। खैर वो जब आएगा तब समझ में आया। तो ये सॉलिड सरफेस वाली बात। तो तक नोट्स लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे पार्ट पर। अब क्या बोला जा रहा है? इन अ सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मिथिलीन ब्लू, डाई मतलब कलर वाला कंपोनेंट कोई भी, ठीक है। तो मिथिलीन ब्लू when animal charcoal is added and the solution is well shaken, एनिमल चारकोल समझते हैं ना, चारकोल आ गया मतलब कार्बन कंटेंट वाला या उसमें कुछ भी, तो एनिमल चारकोल जो लिया गया उसे जब मिला गया और शेक किया गया, इट इज ऑब्जर्व दैट द फिल्ट्रेट टर्न्स कलरलेस। क्या मैंने बोला, ध्यान समझिएगा। इन अ सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें ऑर्गेनिक डाई लाइक मिथिलीन ब्लू है, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर का है, सपोज कीजिए एग्जांपल, मान लीजिए वो कलरफुल है। अब अगर आपने उसमें एनिमल चारकोल डाल दिया और आपने उसको शेक किया, तो वो एनिमल चारकोल क्या करेगा, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। अब वो पूरा का पूरा कलरलेस। यही मैंने एग्जांपल पॉन्ड्स वाला बोला, वो एड में देते थे कि गंदगी है, पूरा चेहरे पर गंदगी है, तो उसका एग्जांपल देता कि मान लीजिए गंदे पानी में है, उसमें आप पॉन्ड्स फेस वॉश गिरा, ये लाइक अ चारकोल, तो चारकोल क्या करता, सारा एब्जॉर्ब कर लेता था, पूरा पानी क्लियर, और इसी तरह से चेहरा भी आपका साफ हो जाएगा। ये देखते ही मतलब लड़की लोग क्या, लड़के पागल, प्रचार खत्म होने से पहले जाकर दुकानदार को बोला बेटा लाया नहीं अभी तक, लाओ 50 रुपया, तुमको गोरा बनना है। और आपको तो पता ही होगा भारत में गोरा बनना मतलब दुनिया में सारी चीजें साइड कर दो और भगवान बोले, अभी अगर भोलेनाथ या विष्णु भगवान या सो कॉल्ड अल्लाह, सो कॉल्ड जीसस क्राइस्ट या गुरु, वो कोई भी पहुंच जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले भगवान जो भी हो, अगर वो पहुंच जाए और आप यंग लड़कों को कहें, वो 15-20 साल वाले के आसपास वालों को, कि बताओ बस तुम्हें क्या चाहिए, तुम ना पैसा मांगोगे, ना नौकरी मांगोगे, ना बेटा कुछ भी, तुम बस मांगोगे गोरा बना दीजिए अगर तुम काले हो तो। जो गोरा है वो क्या मांगेगा? आप क्या मुंह खुलवा रहे हो यार, तुम लोग भी समझदार हो तुम लोग। अब मुझे बोलने की जरूरत है क्या कि जो गोरा है वो क्या गोरा क्या मांगेगा बेटा? अबे चल, क्या मांगेगा बेटा? मांगेगा उसका जो मन होगा, पर कालू क्या मांगेगा ये मुझे पता है। बोलेगा मुझे ऐसी क्रीम दीजिए जिसको लगाने के बाद मैं 1 साल तक गोरा रहूं। भगवान जी बोलेंगे अगर हो तो मुझे बताना, मैं भी यूज कर लूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द मोलिक्यूल्स ऑफ द डाई thus accumulate on the surface of charcoal
दैट इज आर एडजॉर्ब। ये दूसरा हो गया। तो मैंने आपको दो एडजॉर्प्शन का एग्जांपल बताया, एक ये भी बताया कि मिथेनिल ब्लू सॉल्यूशन है, उसमें आपने मान लीजिए एनिमल चारकोल डाल दिया, शेक किया तो सारे कलर को खींच लेगा और फिल्ट्रेट जो है पूरा का पूरा कलरलेस हो जाएगा, जिसे साबित होगा कि वहां पर एडजॉर्प्शन हुआ है। दो बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, एक्वस सॉल्यूशन of raw sugar, aqueous solution of raw sugar when passed over beds of animal charcoal। बेड्स जो बिछाया जाता है, जैसे आप सोते हैं ना, तो दैट इज बेड पर अलग अलग, जैसे मान लीजिए एक जगह पर बहुत सारे, जैसे कि ये बना केचुआ खाद बनाने के लिए भी बेड्स बनाया जाता है, तो जिस तरह से आप बेड्स बनाते हैं वही बेड्स है, तो एनिमल चारकोल का बेड है, ठीक है। और क्या कहता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल बिकम्स कलरलेस एज द कलरिंग सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल। अब आप समझ गए होंगे कि एडजॉर्प्शन खेल क्या खेल रहा है। यहां तक मामला ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, एकदम समझ में आना चाहिए। और नोट्स लिखते जाइएगा, इसको मत छोड़िएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार भावनाओं में हम बह जाते हैं, हम नोट्स लिखना भूल जाते हैं, अरे बड़ा मजा आ रहा है सुनने में, पता चला कि नोट्स ही भूल गए। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, बढ़िया समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं यहां पर बात को आगे बढ़ाऊं तो द एयर बिकम्स ड्राई, देखिए द एयर बिकम्स ड्राई। चौथी बात, इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। सिलिका जेल एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है और बड़ा जबरदस्त एड्जॉर्बेंट होता है। एड्जॉर्बेंट तो मतलब किसी भी चीज को अपने ऊपर सरफेस पे ले लेगा, इतना भूखा होता है, बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। जैसे सिलिका जेल रहेगा, ड्राई सिलिका जेल, आपने बहुत सारा फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल भी बनाया होगा। अगर आपको याद हो, जब स्टोशियोमेट्री मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में तो वहां पर आप लोगों को मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था कि एक सिलिका जेल कंटेनिंग कंपोनेंट है, सिलिका जेल कंटेनिंग कंपोनेंट, उसको रात भर उसको छोड़ दिया गया, तो वो उसने पानी जो है इतना एब्जॉर्ब किया और पानी से हाइड्रेटेड हो गया, अब उसका वजन इतना हुआ, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा टाइप से मैंने सवाल किया, जिसका बहुत बार इस तरह का सवाल मैंने बनवाया था आपको। तो सिलिका जेल की कैरेक्टराइज में आता है ये, द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। आगे बढ़ते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल्स, ये जो भी हम लोगों ने चार एग्जाम्पल किया, इससे क्या क्लियर हुआ, दैट सॉलिड सरफेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय वर्च्यू ऑफ एडजॉर्प्शन। सरफेस पर डिपोजिट होना, एडजॉर्प्शन। अंडरलाइन कर देता हूं, फिर से आप लिखिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव एग्जाम्पल्स दैट सॉलिड सरफेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स बाय वर्च्यू ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस, ये क्वेश्चन भी आएगा, डिफाइन डिजॉर्प्शन। तो किसी एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस को वापस बाहर निकाल लेना इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। पढ़िए क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड डिजॉर्प्शन। किसी ने कहा डिफाइन डिजॉर्प्शन, तो कहेगा द अपोजिट ऑफ एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन, दैट इज व्हेन अ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस इज रिमूव्ड, दैट इज दिस प्रोसेस नोन एज डिजॉर्प्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल, क्या डिफरेंस है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, इस पर थोड़ा सा बात किया जाए। देखिए एडजॉर्प्शन क्या होता है जब सरफेस पर डिपॉजिट होता है। एब्जॉर्प्शन क्या बताया मैंने, जो सरफेस के उस पार चला जाता है, यही बोला मैंने। जो सरफेस पर डिपॉजिट हुआ वो एडजॉर्प्शन, और जो सरफेस के दूसरी पार चला गया वो एब्जॉर्प्शन, सही है। तो इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस, एडजॉर्प्शन में सरफेस पर जाएगा, एंड डज नॉट पेनिट्रेट्स थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एडजॉर्बेंट। वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में नहीं जाएगा, अगर चला गया तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया, जो नहीं गया, जो सरफेस पर रह गया, वो एडजॉर्प्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। वाइल इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। एब्जॉर्प्शन मतलब एक बार चला गया तो वो पूरे उस बल्क में जाके घुल जाएगा और परिवार की तरह रहना शुरू कर देगा। एडजॉर्प्शन दरवाजे पर रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा। एडजॉर्प्शन मतलब दरवाजे पे खड़ा, एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर घुस गया।
आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात की जाए कि भाई आप एग्जाम्पल क्या समझते हैं। व्हेन अ चॉक स्टिक, लिखने वाला चॉक, चॉक स्टिक इज डिप्ड इन इंक। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा। जब एक चॉक स्टिक को किसी इंक में डिप किया गया, द सरफेस रिटेन्स द कलर ऑफ द इंक ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ कलर्ड मॉलिक्यूल्स। आपने जैसे ही उस चॉक को अंदर डाला, उसका सरफेस ब्लू हो गया, मतलब ब्लू सब्सटेंस ऊपर रह गया, यानी कि एडजॉर्प्शन हुआ। फिर हमने क्या किया, उस चॉक को तोड़ा। जैसे हमने तोड़ा, अगर अंदर में भी उसका दिखा कि हाँ ब्लू पहुंच गया है, तो एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है। और अगर नहीं पहुंचा होता तो कहते नहीं, सिर्फ एडजॉर्प्शन हुआ है। तो क्या कहता है, व्हाइल द सॉल्वेंट ऑफ द इंक गोज डीपर इनटू द स्टिक ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। वही मैंने बोला कि जैसे ही आपने उस इंक को ऐसे डिप किया, तो सरफेस पर अगर डिपॉजिट है तो वो इंक एड्जॉर्प्शन से हुआ। अब उसको मैं तोड़ दूं और उसके अंदर भी अगर मैं देख रहा हूं ब्लू पहुंच गया है, अंदर भी नीला हो गया, मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट अंदर चला गया। डन। ऑन ब्रेकिंग द चॉक स्टिक इट इज फाउंड टू बी व्हाइट फ्रॉम इनसाइड। और चूंकि ये इनसाइड से फाउंड व्हाइट हुआ है, इससे क्या पता चला कि एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, सिर्फ एडजॉर्प्शन हुआ एज फार एज कलर इज कंसर्न। तो अगर सरफेस पर रह गया तो एडजॉर्प्शन, अंदर चला गया होता तो एब्जॉर्प्शन। आगे बढ़ते हैं। कहता है, अ डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का भी एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है, वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एब्जॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। बड़ा कमाल का ये है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को आप अगर पानी के हिसाब से रखेंगे तो वो पानी उसके अंदर घुस जाएगा। आप लोगों ने चूना के बारे में तो सुना ही हो। हाँ, चूना। जो अच्छा बच्चा रहेगा वो सोचेगा हाँ सर, जो घर की पुताई में लगाते हैं। और जो रद्द फरोश होगा, समझ रहे हो ना, खैनी लगा ना बेटा ना, पान भी खाते हैं लोग, खैनी की तरफ नहीं जाते। खैनी, गुटखा, तंबाकू, खैनी और तंबाकू एक ही चीज हुआ। गुटखा, तंबाकू आपके फेफड़े को खराब, बहुत ही अधिक खराब कर सकते हैं। वो पिक्चर स्टार्ट होने से पहले देखा होगा ना, बस बेटा समझ लो, दूरी बनाए रखें इन सभी चीजों से। याद रखना, गलत चीज जल्दी आकर्षित करती है, बुरी चीज देर से आकर्षित करती है, पर जब करती है बहुत मजा आता है। वो उसका नाम है पढ़ाई, पढ़ो, बहुत मजा आएगा। ठीक है। तो वाटर वेपर्स आर एड्सॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एड्सॉर्ब्ड बाय सिलिका जेल। तो एब्सॉर्ब्ड, इस वर्ड को पढ़िए एब्सॉर्ब्ड, और इस वर्ड को पढ़िए एडसॉर्ब्ड। तो सिलिका जेल एड्सॉर्प्शन करता है, कैल्शियम क्लोराइड एब्सॉर्प्शन करता है। यहां तक मामला समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन एड्सॉर्प्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट, बहुत बढ़िया समझिएगा। इन अदर वर्ड्स, इन एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन मतलब क्या, जो सरफेस पर डिपॉजिट हो रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेट इंक्रीजेज ओनली एट द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। जो कॉन्सेंट्रेशन है एड्सॉर्बेट का, वो सरफेस पर ही सिर्फ बढ़ेगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि वो अंदर भी घुसेगा और अंदर भी बढ़ेगा। वाइल इन एब्जॉर्प्शन द कॉन्सेंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। डन। आगे बढ़ते हैं। बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल्सो। याद रखिएगा, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली प्लेस हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए एक खास टर्म है जॉर्प्शन। तो हम लोग खास टर्म यूज करेंगे जॉर्प्शन। व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन इट इज नोन एज जॉर्प्शन। और इसको हम लोग दोनों प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, जॉर्प्शन लिख लीजिएगा। यहां तक मामला समझ में आ रहा है बेटा? एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एग्जांपल्स भी समझा दिया प्रॉपर। चैप्टर आसान है, बढ़िया से समझ लो, नोट्स अच्छा लिख लो, सब कुछ आसान है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक बहुत ही मजेदार सेगमेंट में। कहता है मैकेनिज्म एड्सॉर्प्शन का क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट the surface particles of the adsorbent are not in the same environment
एज द पार्टिकल्स इनसाइड द बल्क। दोबारा पढ़ते हैं। एडजॉर्प्शन एराइजेस, एडजॉर्प्शन क्यों पैदा होता है ये बोल रहा है। क्यों बता, क्यों भाई? क्योंकि जो सरफेस पार्टिकल्स है एडजॉर्बेंट का, बेंट बेंट, ठीक है, सरफेस, तो एडजॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट that the surface particles of the adsorbent are not in the same environment as the particles inside the bulk। सरफेस का पार्टिकल और इनसाइड जो बल्क का पार्टिकल है, दोनों का एनवायरमेंट सेम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है एडजॉर्प्शन होने का। आगे बढ़ते हैं, लिखते जा रहे हो ना नोट्स को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द एडजॉर्बेंट, इनसाइड द एडजॉर्बेंट जो सरफेस है उसके अंदर में all the forces acting between the particles are mutually balanced, but on the surface the particles are not surrounded by atoms or molecules of their kind on all sides। क्या मतलब हुआ समझिए। मान लीजिए कि ये मेरा हाथ देखिएगा, सपोज कि ये पूरा का पूरा ये बल्क है, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर पूरा खाली एरिया है, हर तरफ से इस पर फोर्स नहीं लग रहा है, खाली एरिया है तो बाहरी दबाव अलग अलग है। लेकिन जैसे इस सरफेस के नीचे आप जाइएगा, अब इस हाथ के अंदर में अंदरूनी हिस्सा में जो भी फोर्स है वो इक्वली हर तरफ से लग रहा है और वहां पर सभी एक दूसरे को म्यूचुअली बैलेंस किए हुए हैं। लेकिन सरफेस पर ऐसा नहीं है। सरफेस पर अंदरूनी वाला बैलेंसिंग खींच रहा है लेकिन ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अगर आप खड़े हैं, आपको दोनों तरफ से खली खींचने आएगा तो आप किधर जाइएगा? खली, द ग्रेट खली, अगर आपको दोनों तरफ से खींचने आएगा आप किधर जाइएगा? दाएं या बाएं? बताइए। ऊपर जाओगे और कहां जाओ? खली खींच रहा है भाई, फेफड़ा इधर, किडनी उधर, लीवर उधर, सब गायब। उम्मीद ही मत करो, सोचो ही मत। लेकिन अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक ही तरफ से खली खींच ले तो आप म्यूचुअली बैलेंस नहीं है, आप एक ही तरफ जाइएगा जिधर से खींचे। तो वही कह रहा है कि बल्क में बैलेंस्ड फोर्स है जबकि ऊपर में अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या कहता है भाई? एंड हैंस दे पजेज अनबैलेंस्ड और रेसिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या कह रहा है? इसकी वजह से अब क्या हुआ कि सरफेस पर तो बैलेंस फोर्स रहा नहीं, जो सरफेस है उस पर तो बैलेंस रहा नहीं, अंदर बल्क में बैलेंस है। तो मान लीजिए आप तराजू, समझिएगा, तराजू, तराजू के दोनों तरफ, एक तरफ 1 kg का वेट चढ़ाया गया, दूसरी तरफ 1 kg क्या चढ़ाया जाए? मुर्गा चलेगा ना? मुर्गा चढ़ा दिया, 1 kg चिकन, एकदम बढ़िया यार, गजब चढ़ा दिया, बैलेंस है। तो जब बैलेंस है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि चिकन जो है वो 1 kg से ही बड़ा होता तो तराजू झुक जाता, नतीजा फिर बढ़ाना पड़ता, अनबैलेंस होता तो फिर एक तरफ वेट बढ़ाना पड़ता। सिमिलरली आपके सरफेस पर अनबैलेंस फोर्स है तो वो बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस होने के चक्कर में वो सबको बुलाता है, आजा हमको बैलेंस कर, आजा बेटा आजा, सबको बुला रहा है। अब वो जो सबको बुला रहा है ना, सभा के सरफेस पर डिपॉजिट होते जा रहा है, इसलिए एडजॉर्प्शन की बात हो जाती है। डन। These forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface। क्या बोला गया? कि these forces of the adsorbent are responsible for attracting the adsorbate particles on its surface। मैंने बता दिया, और इसी वजह से वो अट्रैक्ट होता है। यहां तक मामला समझ में आया? हर बात लिखनी है, कुछ पॉइंट छोड़ना नहीं है, एकदम बार बार बोलते जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, लिखिएगा। द एक्सटेंट, लिखना सब है, वो मैं ऐसे ही बोलते रहता हूं, लिखना सब है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाइएगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाते जाइएगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होते जाएगा, और इससे जाहिर सी बात है एडजॉर्प्शन प्रोसेस बढ़ेगा। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग एडजॉर्प्शन इज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या लिखा है? अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फीचरिंग एडजॉर्प्शन इज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये हीट ऑफ एडजॉर्प्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है समझिए। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन
there is always a decrease in residual force of the surface, that is there is decrease in surface energy which appears as heat। दो बातों को यहां पर मैं मिलाता हूं इस पैराग्राफ में। आप लोगों को याद होगा 11 से ही बात बोलते आ रहा हूं कि हर कोई जो स्टेबल होना चाहता है, किसी से बॉन्ड बनाता है, मतलब वो अपनी एनर्जी लूज करता है, तभी वो स्टेबल होगा। यानी उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो, जितना कम एनर्जी हो उतना स्टेबल है वो। वही बात यहां है, जो रेसिडुअल फोर्स है सरफेस का वो तो अनबैलेंस था, तो वो सबको खींचने लगा ताकि बैलेंस हो जाए। उस चक्कर में उसकी एनर्जी भी रिलीज होगी क्योंकि वो स्टेबल होगा। तो वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में वहां पर निकल रही है। और कहता है एड्जॉर्प्शन देयरफॉर इज इनवेरिएबली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देगा, एक्सप्लेन और जस्टिफाई दैट एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर यह क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई कीजिए कि एड्जॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपको यही वाली बात प्रॉपर तरीके से जो पैराग्राफ यहां पर लिखा हुआ है कि किस तरह से एनर्जी घटती है और रिलीज होती है, तो उसको बात को बताना पड़ेगा। यहां तक बात मेरी समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। कहता है एड्जॉर्प्शन इज अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। एड्जॉर्प्शन इज अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल एज डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में। आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या एंट्रोपी डिक्रीज होती है एड्जॉर्प्शन से? क्या एंथैल्पी डिक्रीज होती है एड्जॉर्प्शन से? तो जी हां, दोनों होती है। कैसे? अब जितना ज्यादा सरफेस पर डिपॉजिट होते जाएगा, समझिएगा, जितना ज्यादा सरफेस पर डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा बैलेंस होगा, यानी उतनी कम एनर्जी निकलेगी, और जितनी कम निकलेगी मतलब उतनी कम एंथैल्पी। तो वहां पर डिक्रीज हो रही है। एंट्रोपी आपको अच्छे से पता है, सॉलिड है तो कम एंट्रोपी, लिक्विड है तो थोड़ी ज्यादा, और गैस हो तो और। रेंडमनेस पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स में। तो एंट्रोपी के बारे में ये बात क्लियरली समझिए कि सॉलिड लिक्विड गैस में गैस जो होता है उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है, और सॉलिड जो है उसकी एंट्रोपी बहुत कम होती है। तो सरफेस पर अगर कुछ डिपॉजिट हो रहा है तो सॉलिड ही बढ़ रहा है ना, तो सॉलिड जब बढ़ रहा है तो उसकी एंट्रोपी घटेगी। तो याद रखिएगा, एड्जॉर्प्शन में एंथैल्पी भी घटती है, एंट्रोपी भी घटती है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, याद कीजिए थर्मोडायनेमिक्स, अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस द थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट इज दैट। स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए था? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था किसी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने में डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस का मुद्दा देखते हैं, जिसमें आपका डेल जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, डेल एच भी आपका नेगेटिव होना चाहिए, और डेल एस जो है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये तीनों रिक्वायरमेंट है तो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस किसे कहते हैं? जो अपने आप हो जाए, जिसको करने के लिए अलग से एनर्जी नहीं लगानी पड़े, वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? तो यहां पर कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी मैंने बताया डेल्टा जी वाला, तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, that is there is a decrease in Gibbs energy on the basis of del G del H minus T delta C। हमने बताया, तो del G आपका यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, del H भी आपका नेगेटिव होना चाहिए, और del S आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जब ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तो समझ जाइएगा आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और इसमें से अगर एक भी रिक्वायरमेंट अधूरी रह गई तो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। डन। अब बात है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन की, और ये हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आज मैंने जितना पढ़ाया, आपको जो भी चीज समझाया, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्या समझ में नहीं आया ये जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप कीजिए या कमेंट कीजिए, आपकी मर्जी है, कैसे करना है ये आप जानते हैं, मगर डाउट हो जरूर पूछिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। एंजॉय कर सकते हो तो कर लो बेटा।